अर्थ प्रकाश के दर्शकों का स्वागत है। नगर निगम के आगामी चुनावों को लेकर हम विभिन्न शख्सियतों को जो है अपने स्टूडियो में बुला रहे हैं। विभिन्न वार्ड के प्रत्याशी विभिन्न पार्टियों के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज इस कड़ी में हमने जो है वार्ड नंबर 13 के कांग्रेस प्रत्याशी जिन्होंने यहां से जीत दर्ज करी थी, सचिन गालव, उनको यहां पर बुलाया है उनसे बातचीत करने के लिए कि किस तरीके से जो है आगे परिस्थितियां बढ़ रही हैं और क्या जो है वहां पे एक सिनेरियो बना हुआ है। क्या लगता है कि कांग्रेस जो है 285 वोटों से आपने जीत दर्ज करी थी और एक बहुत जाने माने कैंडिडेट के ऊपर, चंद्रमुखी शर्मा जो है अब आपकी पार्टी में कांग्रेस में ही है, जब वो आप पार्टी में होते थे। तो आपको क्या लगता है कि पहले से आपकी स्थिति मजबूत हुई है या कि ये स्थिति अभी कुछ कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है? देखिए, हमारी स्थिति बड़ी मजबूत हुई है यहाँ पर कांग्रेस की। अगर देखिएगा आप, जिस पुराने समय से हमने हमारे साथ दूसरी पार्टी से भी काफी लोग आए हैं साथ में जी, और जो कांग्रेस का रुझान शहर के अंदर रहा है वो काफी मजबूती से निकल के आया है और इस नगर निगम चुनाव में कांग्रेस बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। और शहर का जो मैंडेट है, हमने देखा शहर का जो इंटरेस्ट है, शहर के लोगों की जो आवाज है, वो मनीष तिवारी जी ने बड़े अच्छे से बुलंद करी है। पार्लियामेंट के अंदर भी शहर के मुद्दों को तवज्जो दी गई है और उन्होंने बड़ी बुलंदी से शहर के लोगों की आवाज को उठाया है। तो कहीं ना कहीं उनका जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा इस कॉर्पोरेशन चुनाव में पूरी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और जो भी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से खड़े होते हैं तो उनको इस बात का एज मिलेगा कि शहर के एमपी हैं जो वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात हैं। जी, अगर मैं आपसे पूछूं आपके वार्ड के अंदर आपकी क्या उपलब्धि रही है, जो मुद्दे विपक्ष उठाता है आपके जो साथ रहे हैं वहां पे, और वो भी उसी हिसाब से देखते रहे हैं पूरी स्थितियां, वो कहते हैं कि जो जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हो पाया। आप अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे कि वहां क्या किस किस तरह के काम हुए आपके? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरी वार्ड शहर के अंदर बड़ी अलग वार्ड है जी। वार्ड के अंदर 75% इलाका तो वो है जो कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं आता, एक इंडिपेंडेंट बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी कह सकते हैं, जो संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है। तो वहां पीजीआई है, पैक है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, सेक्टर 11 है। सिर्फ सेक्टर 11 में ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने फंड के थ्रू काम कर सकती है और हम करवा सकते हैं। पीजीआई एक इंडिपेंडेंट संस्था है, पंजाब यूनिवर्सिटी और पैक एक इंडिपेंडेंट संस्था है, जिसकी जो ऑपरेशन है वो दिल्ली से चलता है। जो उनकी फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उनकी सड़कों का एक अलग विभाग है, उनका बिजली विभाग अलग है, उनका हॉर्टिकल्चर विभाग अलग है। तो वहां अगर कॉर्पोरेशन के तौर पे वहां काम नहीं कर पाए, क्योंकि ये ऑल इंडिया पूरे देश के अंदर ही रूल है कि वहां पर कॉर्पोरेशन का पैसा नहीं लगता, पर वहां पर हमने एमपी लैड से बड़े अच्छे काम करवाए हैं। पार्क्स की मेंटेनेंस हो, वहां पे ओपन एयर जिम बनवाई है, वहां पे मोबाइल टावर लगवाए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। और सबसे बड़ा इस वार्ड के अंदर एक चैलेंज मेरे लिए ये रहा कि कॉर्पोरेशन के अंडर ना आने से जो वहां के लोगों को जो फाइनेंशियल बेनिफिट कॉर्पोरेशन की तरफ से नहीं हो पाया, पर वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लड़ाई लड़के, चाहे वो धरने प्रदर्शन हो, चाहे हमने उनके सामने अपनी लेटर दी, हमने उन्हें मेमोरेंडम दिए, हमने अब वार्ड के लोगों की आवाज उठाई है। चाहे पीजीआई के अंदर पार्क हो, पीजीआई के अंदर बड़ी समस्या हमें सामना करना पड़ा कि वहां पर कोई लेटर भी देते थे अगर, तो पहले हमने एक पार्क के लिए, एक एमपी लैड से पार्क के लिए हमने वहां एक लेटर दी, पर वहां के डायरेक्टर मना करके कहते हमें पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हमारा और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन प्योरली बीजेपी के कहने पे चलती है। जो डायरेक्टर हैं पीजीआई के, वो बिल्कुल बीजेपी ने उन्हें अपॉइंट किया, वो उनके बिल्कुल कहने में चलते हैं। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट आई थी वो भी हमने उन्हें कहा कि जिस तरीके से आप काम करना चाहते हैं ऐसे काम नहीं होगा, और अगर आप लोगों की आवाज नहीं सुनेंगे तो हमें सड़कों पर और आपके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो मिला जुला यहाँ पर अच्छा रिजल्ट रहा। और सेक्टर 11 के अंदर सड़कों का काम हो, वहां पर हॉर्टिकल्चर का काम हो, चाहे साइन बोर्ड्स लगे हों जो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से घर की लेन कहाँ से है, और वहां पर सीसीटीवी लग रहे हैं अगले महीने। तो कहीं ना कहीं इस वार्ड के अंदर जितने काम थे हम उन काम करने में सफल रहे हैं और आगे भी पूरी कोशिश करेंगे। जो रह भी गए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस रही है पिछले साल कॉर्पोरेशन के पास, शहर की सड़कों का जो हाल था वो आज तक 50 साल में कभी नहीं देखा गया। हमारे शहर के अंदर सड़कें टूटी पड़ी थी और कॉर्पोरेशन के पास एक ही बात थी कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो शायद जो पैसा अब कॉर्पोरेशन के पास आ गया है तो हम सक्षम रहेंगे कि इस वार्ड के अंदर और भी जो काम पेंडिंग है उन्हें करवाएं। जी, पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र करा कि केंद्र सरकार के अधीन सीधे सीधे ये आती हैं, तो वहां क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो काम है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो दखल है वो वहां पे दखल नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल सही बात आपने कही।
मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी बात कहना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट बॉडी पूरे भारत में कहीं भी हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला हो, GNDU हो, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो, कहीं पर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शन नहीं कर सकती, अपना पैसा नहीं लगा सकती। उनकी सारी फंडिंग दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उनकी तनख्वाहों से लेकर उनका खुद का एक्शन विभाग है, जहाँ हॉर्टिकल्चर विंग है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, वहां पे B&R जो सड़कें बनती है वो यूनिवर्सिटी और PGI अपनी खुद की सड़कें बनाते हैं। तो वहां कॉर्पोरेशन एक पैसा भी कायदे से नहीं लगा सकती। कोई मेयर भी हो, मेयर भी अपने फंड से कोई एक पैसा भी कायदे से नहीं लगा सकता। वहां सिर्फ इंडिविजुअल जो इंस्टीट्यूशंस का फंड है वो लग सकता है, और जो MP लैंड से जो पैसा होता है वो लगवा सकता है। तो ये स्थिति भी पहली बार सुन रहे हैं कि अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से या वार्ड का पार्षद अगर वहां पे खर्च करना चाहे तो वहां का डायरेक्टर या वहां का वाइस चांसलर बोलता है कि हमें नहीं खर्च करवाना। तो ये आपको क्या लगता है कि ये भाजपा के इशारे पे हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए भाजपा के इशारे पे। शायद मैं भाजपा से पार्षद होता तो शायद PGI के डायरेक्टर बड़ी जल्दी लिख कर देते कि हाँ ये काम होना चाहिए, पर उन्हें लगता है कि एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट एक आइडियोलॉजी कह लिए, उस हिसाब से कि मैं कांग्रेस से हूं और वो भाजपा के फेवर के इंसान है, तो इसलिए रिजेक्ट किया जाता है। जो सरासर गलत है कि जब भी कोई रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है, हमारे जैसा इंसान आगे निकलता है, तो हम पार्टी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। जब हम चुनाव जीत जाते हैं तो जिस भी पार्टी से हम ताल्लुकात रखते हैं, हमारा काम है कि हम सभी को बराबर देखें, चाहे वो कांग्रेस से हो, कोई भाजपा से हो, कोई आम आदमी से, किसी भी पार्टी से अगर कोई आदमी जुड़ा हुआ है, हम सभी को एक आंख से देखने का काम करते हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे ये एक ओछी राजनीति भाजपा की तरफ से लगी है कि जहां जहां उन्हें लगता है कि हम कांग्रेस के पार्षद हैं, उनके इलाके में हम पूरी कोशिश करें कि काम ना हो पाए। तो ये एक नेगेटिव साइकोलॉजी है जो नहीं होनी चाहिए राजनीति के अंदर। राजनीति पॉजिटिव तरीके से की जाए जहां लोगों का भला हो। आपके जो विपक्षी हैं भाजपा और आप वाले, आपके मुख्य मुकाबले में रही है, हालांकि भाजपा को भी एक अच्छा खासा वोट मिला था, 1100 वोट के करीब भाजपा ने भी लिया था। तो मेरा ये सवाल है कि उनका कहना है कि कांग्रेस की स्थिति पहले से इस वार्ड में कमजोर हुई है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि चंद्रमुखी शर्मा जो है आप कांग्रेस में चले गए, हालांकि हमारा मानना है कि चंद्रमुखी शर्मा आपके साथ जुड़ गए हैं तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, लेकिन विपक्षी कहते हैं कि कांग्रेस की स्थिति जो है पहले से कमजोर हुई है। क्या कहेंगे? मेरी वार्ड में कुछ खास तौर पर अगर बीजेपी का विपक्ष देखा जाए तो खास तौर पर कोई बीजेपी का आदमी ऐसा नहीं है जो पार्टी को बहुत कन्फ्रंट होकर लीड करता है शायद। और वहां पर विपक्ष की बड़ी कमी मुझे देखने को मिली है कि वहां वार्ड के अंदर ऐसा कोई बीजेपी को रिप्रेजेंट करने वाला, क्योंकि ये वार्ड कर्मचारियों की वार्ड है, कर्मचारी खुलकर सामने भी नहीं आते, शायद वो कांग्रेस के हो तो भी नहीं आते, और भाजपा से भी ताल्लुकात रखते हो नहीं आते। कांग्रेस पार्टी की स्थिति मेरी वार्ड में और शहर में सुधरी है। अगर वार्ड की बात करें तो चंद्रमुखी शर्मा जी के आने से, मेरे आदरणीय मेरे बड़े भाई हैं, हमने आमने सामने चुनाव लड़ा, शायद वो मेरे मार्गदर्शक हैं। आज हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और राजनीति का उन्हें एक लंबा चौड़ा अनुभव है, और उस अनुभव को उनसे बात करके शहर के लोग महसूस करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग उनसे बात करके ये महसूस करते हैं कि वो राजनीति के एक अच्छे जानकार हैं और पार्टी की पोजीशन उनके आने से मजबूत हुई है। और हमें लगता है कि उनका अनुभव का हमें फायदा उठाना चाहिए। वो पार्टी के लिए एक गाइडिंग फोर्स है जो वो गाइड करेंगे। मुझे लगता है उन चीजों पे अगर हमारे जैसे युवा काम करें तो शायद हम पार्टी के लिए बहुत बेहतर कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी की सिचुएशन चंद्रमुखी शर्मा जी के आने से बहुत ही ज्यादा सुधरी है, और उनका एक्सपीरियंस का हम सभी को मुझे लगता है फायदा होगा कांग्रेस के अंदर। ये तो आपके वार्ड की बात हुई, लेकिन अगर हम देखें कांग्रेस सत्ता में जो है पिछले काफी समय से नहीं रही, नगर निगम की सत्ता अगर देखें चंडीगढ़ की, और उस स्थिति के अंदर आपने जीत दर्ज की अपने वार्ड में, तो आपके क्या काम जो है विकास के काम है, भाजपा के सत्तासीन होने से क्या वो काम रुके हैं या अधूरे पड़े हैं? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे? देखिए बिल्कुल जी, अगर हमारी कॉर्पोरेशन कांग्रेस में की कॉर्पोरेशन कहें कि अभी नहीं थी, हम मेजोरिटी के साथ नहीं आ पाए, हम इस बात का दुर्भाग्य है कि हम मैंडेट लोगों का नहीं हासिल कर पाए। बस इस चीज का नुकसान हमें एज ए पार्टी देखने को मिला है। जहां जहां कॉर्पोरेशन के अंदर भाजपा के पार्षद हैं, उनका मेयर जब भी होता है तो उन वार्ड्स के काम जल्दी होते हैं। जहां ऑपोजिशन का पार्षद होता है वहां काम लेट होते हैं, चाहे सड़कों की बात हो। ये नेचुरल है कि वहां भाजपा ने अपने लोगों के लिए कहा हुआ है कि जहां जहां उनके पार्षद होंगे उनकी सड़कें जल्दी बनेंगी, और हमारी पार्टी की जहां पार्षद है वहां सड़कें बनने
नाम नहीं लेती, तो कहीं ना कहीं इस चीज का नुकसान हमें देखने को मिलता है। उनकी मेजोरिटी और इस बात का वो फायदा उठाते हैं कि जब मेयर जिस पार्टी का होता है तो ऑटोमेटिकली उस पार्टी के काम उस तरीके से ज्यादा होते हैं और उन्हें हाउस में भी अपनी बात रखने का ज्यादा मौका दिया जाता है। जब ओपोजिशन है, ओपोजिशन को काफी जगह पर आप देखते होंगे कि उनको इस तरीके से मौका नहीं दिया जाता। जब एक दूसरी पार्टी के लोग हैं वो बात करते हैं तो वो उनको समय भी ज्यादा दिया जाता है और एज ए ओपोजिशन हमारे लोगों को भी वहां पर उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती। ये ठीक नहीं है। एक राजनीतिक तौर पे भी जब हम 35 पार्षद चुन के पहुंच चुके हैं तो हम पार्षदों का एक ही मकसद है, हम वार्ड के पार्षद हो चुके हैं, अपने इलाके के पार्षद हो चुके हैं। हम हर इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं और हम वहां पर पूरे शहर की बात रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज का खामियाजा हमें जरूर भुगतना पड़ा है। पर आने वाले दिसंबर के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उभर के आई है, जिस तरीके से इस शहर के अंदर लोगों ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपना विश्वास दिखाया है, जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष एच.एस. लक्की जी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से मनीष तिवारी जी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाला समय दिसंबर का महीना कांग्रेस के पक्ष का रहेगा और कांग्रेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीत का झंडा बुलंद करेगी। 3 समस्याएं अपने वार्ड की प्रमुख रूप से आप बताइए और उसमें ये बताइए कि उनके समाधान के लिए आपने क्या प्रयास किया। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो मुझे लगती है कि जब सर्व सर्वेक्षण होता है, जब स्वच्छता की बात करती हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और शहर इस इंडिपेंडेंट बॉडीज को इंक्लूड करता है, पीजीआई पैक पंजाब यूनिवर्सिटी को, पर यहाँ सफाई नहीं करता। सफाई करने के लिए कर्मचारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं भेजती, कूड़ा उठाने के लिए भी कर्मचारी कॉर्पोरेशन नहीं भेजती, पर जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उसके लिए, उसके अंदर हम पंजाब यूनिवर्सिटी पीजीआई पैक के लोगों को इंक्लूड करते हैं। तो लोग बात करते हैं कि जब यहाँ पर फैसिलिटीज ही नहीं है तो फिर यहाँ वोट मांगने भी आने का कोई फायदा नहीं है, कि कॉर्पोरेशन को इस इलाके को बाहर कर देना चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है। मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ कि किसी तरीके से कॉर्पोरेशन एक सेपरेट फंड क्रिएट करे ऑटोनॉमस बॉडीज के लिए, कि इन ये इलाके शहर के प्रोमिनेंट इलाके हैं। पीजीआई के अंदर डॉक्टर्स रहते हैं, वहां का स्टाफ रहता है, पैक के अंदर प्रोफेसर इंजीनियर्स रहते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर, नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट, सब लोग रहते हैं। ये शहर की रीढ़ की हड्डी है, ये वार्ड प्रोमिनेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट वार्ड है। तो कॉर्पोरेशन यहाँ पर अपने तरीके से कुछ ऐसा फंड लेकर आए, एक डिफरेंट फंड हो, चाहे वो गवर्नर साहब से रिलीज हो, कि हम एक इंडिपेंडेंट तौर पे इन लोगों की सेवा कर सके और पीजीआई पंजाब यूनिवर्सिटी पैक में काम कर सके। सबसे बड़ी समस्या ये रही है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो देखने को मिली है, जिससे एक जान माल का नुकसान भी हुआ, तो सेक्टर 25 की जो रोड है, जो धनास की तरफ जाती है, और इधर से जो 15 सेक्टर गया पीजीआई तक, जो हमारा राउंड अबाउट है, चौक है, वहां पर बरसातों के दिनों में इतना पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे वहां पर निकासी नहीं है, स्टॉर्म सीवर नहीं की व्यवस्था नहीं। और पिछले साल पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक जवान मौत हो गई, और थोड़े दिन पहले भी एक जवान लड़की यूनिवर्सिटी के अंदर पानी इकट्ठा होने के कारण वहां उसे अपनी जान देनी पड़ी, जो पीएचडी की छात्रा थी। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन भी अपना फेल रहा है। जब प्रशासन से बात करते हैं, वो उनका एक ही जवाब होता है कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन है या हमारा तरीका है निकासी का पानी का, वो बहुत पुराना है और आज के समय में वो वाजिब नहीं है, वो ठीक तरीके से काम नहीं करता, और उस स्ट्रक्चर को बदलने के लिए उन्हें पैसा चाहिए। तो वो गुजारिश करते हैं, उन्होंने यही गुजारिश करी, किसी ना किसी तरीके से गवर्नर साहब फंड रिलीज कर दें या होम सेक्रेटरी एक स्पेशल फंड रिलीज करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी के, जिससे हम बड़े काम कर सके और ऐसा नुकसान ना हो। हमने 2 जानें खोई है, एक पिछले साल खोई, एक जवान और एक इस साल खोई है। तो ऐसे बहुत 2 प्रोमिनेंट काम मुझे लगता है वहां होने चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा काम मुझे लगता है कि अंडरपास बहुत समय से पेंडिंग है, 25 जो पीजीआई और उसके बीच में, पीजीआई पंजाब यूनिवर्सिटी के बीच में, वो अंडरपास अभी अखबार में, हम अखबार के माध्यम से सुनते हैं कि जुलाई में शुरू होगा, जुलाई भी निकल गया। वो अंडरपास काफी सालों से ऐसे ही रहता है और वो बड़ा एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन चुका है। जब कोई भी आदमी पंजाब यूनिवर्सिटी से पीजीआई की तरफ जाता है, उसे बीच में से क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है। आवाजाही बहुत ज्यादा है पंजाब यूनिवर्सिटी और पीजीआई की आवाजाही एक दिन की ही 2-4 हजार आदमियों की है। स्टूडेंट्स भी होते हैं, पेशेंट्स भी होते हैं, रिलेटिव्स भी होते हैं। तो वो अंडरपास कोशिश है कि जल्दी से जल्दी बनाया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है। मैं इसे जो वहां पर चीफ थे उनसे भी मिला था, उन्होंने कहा कि इसे जल्दी शुरुआत की जाएगी ताकि इस वार्ड के लोगों की समस्याओं का समाधान करें। और काफी एक्सीडेंट भी वहां होते हैं, जो लोग पीजीआई ओपीडी की तरफ 1 नंबर गेट की तरफ से जाते हैं और ओपीडी की तरफ जाते हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से निकल के, मुझे लगता है 3 मुख्य काम है और बाकी एक बैकडोर में छोटे छोटे काम इतने सारे हैं जो शायद चलते भी रहते हैं और वो खत्म भी नहीं होते। तो मुझे लगता है कि 3 काम पे अगर मुझे प्रशासन का सपोर्ट मिले तो वार्ड के लोगों की बेहतरी से हम सेवा कर सकते हैं। राजनीतिक खींचतान की एक आपने बात करी, क्या राजनीतिक खींचतान से जो है मतलब आपके वार्ड के काम प्रभावित हुए हैं और भाजपा
के ऊपर एक तरह से ये सीधा आरोप है, जो आपने पहले बताया भी है कि मतलब कांग्रेसी पार्षदों के वार्डों को जो है जानबूझ के टारगेट किया जाता है, वहां काम नहीं होने दिए जाते या काम लेट कराए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सीधा टारगेट है मेरा भाजपा से, भाजपा के भी ऊपर की भाजपा के जो लोगों ने एक पॉलिसी अपनाई कि देखिए खुद के काम करने हैं जी। जब मेयर मैडम बबला भी थी, उन्होंने भी अपनी वार्ड की सड़कें सबसे पहले देखी, उनको पूरे शहर की सड़कें नहीं दिखी। शायद आज भी सेक्टर 11 में मुझे सड़कों की लड़ाई लड़ने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती, लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि कैसे ओपोजिशन में काम नहीं होते। पर दूसरी तरफ देखा जाए कि बीजेपी के इलाकों की सड़कें भी बनती है और उनके काम भी जल्दी होते हैं। तो ये एक ओछी राजनीति है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। भाजपा इस तरीके से अगर काम करे शहर के अंदर, आप देखिए ऐसा माहौल खराब कर दिया गया पूरे देश के अंदर। आप देखिए छात्र सड़कों पर थे, दिल्ली लाठियां बरसाई गई, चंडीगढ़ में छात्र सड़कों पर थे। चंडीगढ़ ने जो नजारा सेक्टर 17 में देखा, ये इतिहास लिख कर गया है कि पहली बार चंडीगढ़ में इतने बड़े नंबर पर छात्र, युवा, महिलाएं सड़कों पर थी। 17 सेक्टर प्लाजा एक ऐसा लगता था कि चंडीगढ़ से लड़ाई लड़ी जा रही है दिल्ली की। तो भाजपा के काम इस शहर के अंदर बड़े अटपटे रहे हैं और उनके प्रधान जी शायद जतिंदर मल्होत्रा जी, शायद मुझे लगता है कि उन्हें बहुत चीजें सीखने समझने की जरूरत है कि जिस तरीके की वो बयानबाजी करते हैं वो एक राजनीतिक मंच पर एक प्रधान के लेवल पर नहीं होनी चाहिए थी। कभी वो लक्की जी के बारे में पर्सनल अटैक करते हैं, उनकी माता जी को वो बोलते हैं, फिर वो पंजाबियों को ब्लडी फूल बोलते हैं, उन्हें किसान टेररिस्ट लगते हैं, फिर वो कभी शोभा यात्रा में, वाल्मीकि शोभा यात्रा में जूते पहनकर जाते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि उन्हें इलाज की जरूरत है, उन्हें इलाज करवाना चाहिए क्योंकि ऐसी राजनीति ठीक नहीं है। वो भाजपा को ले डूबेंगे। मुझे लगता है कि अगर उन्हें जल्दी बदला ना गया तो जल्दी वो भाजपा की जो लंका है उसको लगा जाएंगे और जो भाजपा की नाव है जो मझधार में है उसे डुबा देंगे। आपको पूरी तरह से आश्वस्त लगते हो आप कि कांग्रेस की तूती इस बार जो है नगर निगम के इलेक्शन में बोलेगी? और खास तौर से जो मुद्दा आपने बताया कि छात्र जो जिस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, पेपर लीक वाला मुद्दा है या रोजगार वाला मुद्दा है, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं भाजपा को डेंट पहुंचाएगा। आपको लगता है कि क्या ये मुद्दा इस आगामी इलेक्शन के अंदर ज्यादा हावी रहेगा और मुद्दे गौण हो जाएंगे जो शहर के मुद्दे हैं? देखिए बिल्कुल बिल्कुल हावी रहेगा। सड़कों पर जेनजी उतरे थे, सड़कों पर युवा हमारे थे जी, युवा सड़कों पर अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ देखिए चंडीगढ़ के लोगों के साथ बड़ा धोखा हुआ है जी। चंडीगढ़ के लोगों के पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ की नौकरियों के अंदर चंडीगढ़ के युवाओं को रोजगार मिले और उन्हें रिजर्वेशन दी जाए जी। तो अगर आप आज भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर ड्राइवर की भर्तियां आ रही हैं तो वहां चंडीगढ़ के युवाओं को कोटा मिलना चाहिए, उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए कि इन लोगों को पहले तवज्जो मिलेगी। पंजाब में पंजाब के लोगों को तवज्जो मिलती है, तो अगर चंडीगढ़ में चंडीगढ़ के लोगों को कोटा क्यों नहीं है? आप किसी दूसरे स्टेट में चले जाइए, किसी दूसरे प्रदेश में चले जाइए, वहां का इंटरव्यू क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। आप रिटर्न क्लियर कर देंगे, इंटरव्यू में आपको दूसरे प्रदेश का देखकर आपको एग्जाम नहीं मिलेंगे नहीं। ये हमने खुद देखा, हमारे साथ के भाई बहन राजस्थान में इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो राजस्थान के जब वहां पर रिटर्न क्लियर करते हैं तो इंटरव्यू के अंदर उनके 20 में से 2 मार्क्स लगाते हैं। जब वो लोग, इसमें क्षेत्रवाद की बात नहीं है, इसमें हमें चंडीगढ़ के लोगों के लिए खड़े होना पड़ेगा जी। अगर हमारी लड़ाई चंडीगढ़ के लोगों के लिए, तो चंडीगढ़ के लोगों के लिए भी कोई सहूलतें हों कि कॉर्पोरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या यहाँ पे शिक्षा विभाग में कहीं पे भी अगर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कोई भी नौकरियां निकलती हैं उनमें विशेष दर्जे पर कोटा चंडीगढ़ के युवाओं का होना चाहिए। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, अभी काफी देर से सत्ता से बाहर है नगर निगम की, तो अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 3 प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी अपने वार्ड के लिए? मुझे लगता है कि 3 प्राथमिकताएं मेरी वार्ड के लिए सबसे पहले तो ये होगी कि एक सेपरेट कंसोलिडेटेड फंड हो इस पीजीआई पैक पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, और अंडरपास का काम हो, पानी की निकासी के लिए हमारे पास फंड होना चाहिए। और मुख्य तौर पे मुझे लगता है कि पंजाब इस इलाके को ही कॉर्पोरेशन को अपने अंडर लेना चाहिए कि ये ऑटोनॉमस बॉडी का जो टैग है इसे तोड़ देना चाहिए। इसे तोड़ने से शायद इन लोगों का हम काम कर पाएंगे, इन लोगों के लिए काम कर पाएंगे। और सबसे बड़ी मुझे लगता है कि प्राथमिकता मैं एक चीज को दूंगा कि कॉर्पोरेशन का जो गैप है, कॉर्पोरेशन का इन लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन गैप है वो ठीक नहीं है। एक आम इंसान को अपना काम करवाने के लिए यही नहीं पता चलता कि उसे जाना कहाँ है। तो एक ऑनलाइन ऐप पोर्टल अब कॉर्पोरेशन को बनाना चाहिए। हम उसमें सहायता भी करेंगे उनकी टेक्निकल ग्राउंड पे कि एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए जहां पर इंसान को सभी इंफॉर्मेशन हो कि किस विभाग का कौन इंसान है जिससे कांटेक्ट कर सकते हैं और किस विभाग पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, ताकि लोगों को दर दर की धक्के ना खाने पड़े। और ये कर्मचारियों का इलाका है, यहाँ लोग सुबह 9 बजे नौकरी पर निकलते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं। किसी के पास इतना समय नहीं है कि अपनी नौकरी छोड़ के वो अपनी कंप्लेंट दायर करवाए या दर्ज करवाए, कहीं पर जाए। तो ये परेशानियां मुझे लगता है कॉर्पोरेशन के पार्ट पे रही है
और आगे आने वाले समय में अगर कॉर्पोरेशन यहाँ पे एक सेपरेट फंड देता है तो शायद इन लोगों की हम ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकते हैं। सचिन गालिब जो है एक युवा चेहरा है और युवा जो है एक महत्वपूर्ण कारक है वोट की राजनीति में। तो आपको क्या लगता है किस आधार पे जो युवा नए जुड़ेंगे अब जिनकी वोट बनेगी, क्योंकि सर की प्रक्रिया चल रही है, तो किस आधार पे आप उनसे वोट मांगेंगे? देखिए एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और युवाओं को तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि कैंडिडेट देखिए, आसपास अपने कैंडिडेट देखिए, पॉलिसी देखिए और उन अपने इलाके के कैंडिडेट से बात करना, सबसे पहले उनसे बात करके देखिए कि आपको कैसा लगता है, क्या वो सक्षम है आप लोगों को लीड करने के लिए, क्या आपके वो मुद्दे उठा सकते हैं, क्या वो आपके लिए अवेलेबल फील करते होते हैं, कि आपको ऐसा तो नहीं महसूस करवाते कि आपको उनसे मिलने के लिए टास्क हो कि वो 2-2 4-4 घंटे इंतजार करवा रहे हैं कि आज सुबह आप उनसे काम कहते हैं वो शाम को हो। तो मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे युवाओं को जोड़ने के लिए काफी रहेंगे और जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुई है देश के अंदर, तो युवाओं के पास एक ही विकल्प है, वो विकल्प है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जिस तरीके से उभर के देश के नेता के तौर पर आए हैं, राहुल गांधी एक आज के समय में वो चेहरा है जो भाजपा के सामने टक्कर दे सकते हैं। तो युवाओं को एक ही मैसेज है कि सही कैंडिडेट चुनिए, वो कैंडिडेट चुनिए जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, आपको सुन सकते हैं, आपके आसपास रह सकते हैं और जिन 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 कैंडिडेट से आपको उम्मीद है कि कल को आने वाले समय में चुनाव के बाद ये लोग बदलेंगे नहीं। राजनीति में जो बदलने का सफर है ये बड़ा दिलचस्प रहता है। इंसान चुनाव से पहले एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं, चुनाव के बाद बिल्कुल बदल जाते हैं। तो जो लोग राजनीति में चुनाव के समय में एक मिनट में फोन उठाते हैं, 1 मिनट में बैक कॉल करते हैं, चुनाव के बाद कई बार वो जो बैक कॉल करने का समय है वो भी 8 घंटे हो जाता है और उठाने का समय भी 4 घंटे हो जाता है। जनता भी सेम सवाल उठाती है कि 5 साल दिए थे, 5 साल में तो गायब रहे, अब वोट का समय आ गया दोबारा तो बीच में दोबारा आ गए। आप अपनी 5 साल की जनता के बीच मौजूदगी को कैसे साबित करेंगे? देखिए मैं तो कहता हूं कि हमें तो बड़ा दिलचस्पी रही है राजनीति के अंदर। हमें तो कोई फॉर्म टेस्ट करने के लिए बोल देता है तो हम तो जेब में ही अपनी स्टैंप रखते हैं और गाड़ी में स्टैंप रखते हैं, जहां कोई मिलेगा तो वहीं पे हम तो कागज पे टेस्ट कर देते थे किसी के घर जाकर। हम तो ये राजनीति का जो जिस पुराने तरीके की राजनीति है इसको बदलने आए हैं। हम जनता को इंतजार करवाना नहीं चाहते। पूर्ण जोर 4.5 साल मैं और हमारी पूरी टीम वार्ड के अंदर पूरा एक्टिव रही है, शहर के बल्कि शहर के अंदर हम बड़ा एक्टिव रहे हैं। हमने किसी को ये महसूस नहीं करवाया कि हम में और उनमें कोई फर्क है, कि हम सुपीरियर हैं वो इंफीरियर हैं, या हमें उन लोगों को हमसे मिलने के लिए समय लेना पड़ेगा। हमारा एक ही मकसद था कि लोगों को जैसे हम चुनाव से पहले थे वैसे ही चुनाव के बाद रहे और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। वो और पार्षद होंगे शायद उनकी वार्ड में जिन्हें उन्हें लगता है कि पार्षद बन के वो बहुत बड़ा ऐसा कुछ उन्होंने जीवन में कर लिया है कि जिससे उनका और आम जनता के बीच में गैप बड़ा क्रिएट हो गया। पर शायद सच्चा पॉलिटिशियन वही है जो अपने जनता के साथ जुड़ा रहे, उन जनता के साथ लगाव रखे और जनता के साथ मिलता जुलता रहे, कि जनता को ऐसा महसूस ना हो कि हमने जिसको चुना है वो चुनाव के बाद बदल गया। तो हमारा जो इम्तिहान है राजनीति में, इम्तिहान हर रोज होता है, हर रोज सुबह से रात तक इंसान का इम्तिहान चलता है और बाकी प्री बोर्ड तो हो चुके हैं और फाइनल एग्जाम की दिसंबर में तैयारी है। टिकट के लिए पार्टियों में हमेशा सिर्फ टंबल रहता है, तो आपको क्या लगता है, आप आश्वस्त हो कि कांग्रेस का आपको टिकट मिलेगा, और अगर ना मिला तो आपका रुख क्या रहेगा? नहीं देखिए, आश्वस्त हैं, पूर्ण जोर हर तरीके से आश्वस्त हैं कि पार्टी की टिकट हमें मिलेगी, क्योंकि पार्टी के लिए हमने काम किया है, पार्टी के तौर पे हमने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। लोकसभा के अंदर भी हमने 866 वोट की जो लीड थी हमने हमारे यहाँ लोकसभा में भी दी है, और ऐसी कोई 1% भी ऐसा कोई डाउट नहीं कि पार्टी के तौर पे हमें टिकट नहीं मिलेगा। और जैसा जो पार्टी का डिसीजन होगा पार्टी के साथ है, हर तरीके से पार्टी के साथ है। अगर पार्टी ने किसी तरीके से, अगर पार्टी कहती है चुनाव नहीं लड़ना, हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम छात्र राजनीति से साथ हैं, हम आइडियोलॉजिकली हम विचारिक तौर पे पार्टी के साथ है। चुनाव लड़ना राजनीति में एक सिर्फ आपको माइलस्टोन प्रोवाइड करता है, पर चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति में चुनाव नहीं लड़ते, 10-10 साल 15-15 साल नहीं लड़ते, या किसी चुनाव में हारने से राजनीति पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि हार तो इंसान को चीजें सिखाती है। वो कहते हैं कि जीत सीखी हुई जीत होती है, हार जीत होती है और हार सीखी हुई जीत होती है। तो हार या चुनाव लड़ना ये हमारे लिए बहुत छोटी चीजें हैं। हम राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ चुके हैं और हम चाहते हैं कि मिलजुल कर हम लोगों का निर्माण करें। जो पार्टी का आदेश होगा डट के उस पर साथ खड़े होंगे और पार्टी भी हमारे साथ। एक जो सबसे बड़ी बात रहती है कि बजट की आपने बात करी कि अगर पैसा मिलेगा वार्ड के लिए तो विकास के कार्य तभी आगे बढ़ेंगे, और खास तौर से ऐसी स्थिति में जब वार्ड के अंदर सत्ता के अंदर जो है विरोधी पार्टी सत्तासीन हो। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपको असीमित बजट मिल जाए तो आप कौन से 3 प्रोजेक्ट अपने वार्ड के लिए
लाना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अगर बजट की कमी ना हो तो मल्टी लेवल शायद आज पार्किंग की बड़ी समस्या है सेक्टर 11 में। जी। वहां पर सामने ही सुबह ही पीजीआई से जो लोग आते हैं वो भी गाड़ियां लगा देते हैं। रेजिडेंट बड़े परेशान है, पीजीआई के लोग बड़े परेशान हैं। दोनों तरफ न्यू ओपीडी के आसपास बाहर की दीवारों के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी होती है। मुझे लगता है एक मल्टी लेवल पार्किंग हो, एक प्रोजेक्ट हो जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी गाड़ियां भी खड़ी हो सके, वहीं पे मार्केट हो, एक सेपरेट एक मेडिकल मार्केट हो जहां पर जो भी पीजीआई में कोई खुशी से नहीं आता, जो परेशान होता है इंसान, जिसके दुख दर्द है वो आता है। वहां पे एक मार्केट बनाई जाए जी, जहां केमिस्ट की दुकान, और उनको एक सस्ते रेट पर एक मिनिमम रेट तय किया जाए कि इसी रेट पे दवाई मिलेगी। जो लोग पीजीआई आए उनको मदद हो, एक वहां पर मार्केट बने कि जहां पर हमारी पार्किंग की समस्या का समाधान हो। और दूसरे तरीके से आप देखेंगे मेरी वार्ड में तो एक घटना घटी गई थी, वहां से एक फिरौती मांगी गई थी। फिरौती मांगने के बाद एक मर्डर हो गया, एक जान चली गई। और वहां दुर्भाग्य की बात है कि देश की सीआरपीएफ और आर्मी आज वहां पर रखवाली कर रही है। तो शहर के अंदर अगर लोग सेफ नहीं महसूस करें, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, हर दूसरे दिन किसी ना किसी व्यापारी को फिरौती आती है। आज जब हमें एंट्री और एग्जिट पे 11 सेक्टर की वहां पर सीआरपीएफ अगर हमारी रक्षा कर रही है तो लॉ एंड ऑर्डर शहर के अंदर फेलियर है। मुझे लगता है कि हमें कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए कि हम लॉ एंड ऑर्डर पे भी शहर के लोगों का काम कर सकें। और रही बात जो ये स्ट्रेच है, इस स्ट्रेच पे नए गांव से लेकर यहाँ तक बहुत पार्किंग का भी बड़ा इशू आता है और बड़े लंबे जाम लगते हैं। तो मुझे लगता है मल्टी लेवल पार्किंग होएगी तो उससे काफी चीजों का समाधान हो जाएगा। और सेक्टर 14 के बाहर पीजीआई के बाहर एक लंगर लगता है, वहां काफी लंगर लगते हैं, लोग लगाते हैं। वहां समस्या रहती है कि उनकी निकासी, पानी की निकासी है, उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहां से एक डेजिग्नेटेड लंगर लगा सके। तो शायद अगर हमारे पास पैसा होगा तो एक ऐसी जगह बना देंगे कि वहां पर्टिकुलरली हम जो लंगर लगाते हैं, सेवा करते हैं लोगों की, उनको वो जगह दी जाएगी और वहां जो लोग होंगे पीजीआई से वो वहां पर आके अपना खाना भी ले सकते हैं, जिससे जो स्मूथ रनिंग है ट्रैफिक की और वहां पे जो रेगुलर काम काज है वो चलता रहे। मलोया पुनर्वास कॉलोनियां शायद आपके एरिया में आती हैं, कुछ गांव का एरिया भी आपके वार्ड के अंदर आता है? नहीं, मेरी वार्ड के अंदर कोई गांव का एरिया नहीं है। मेरी वार्ड के अंदर सेक्टर 11 है, पीजीआई है, पैक है, पंजाब यूनिवर्सिटी है। मलोया मेरी वार्ड के अंदर, आपके वार्ड में नहीं। हाँ। तो मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जो अब दिक्कतें चल रही हैं, उन दिक्कतों में लोगों का किस तरह से सहयोग मिला आपको? वार्ड के लोग किस तरह से आपके साथ जुड़े और कितना वोट यहाँ पे है? आपको क्या लगता है कि जो ये सर की प्रक्रिया हुई है, लेटेस्ट जो सर की प्रक्रिया हुई, इसका आपको फायदा मिलेगा या इसका नुकसान आपको होगा? देखिए, जो प्रक्रिया हुई है इसमें लोग बड़े परेशान हुए हैं जी। ये बड़ी डिफरेंट तरीके से 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में एक जो क्वेश्चनेयर तैयार किया सरकार ने, उसके अंदर काफी चीजें ऐसी पूछी गई जो लोग बड़े अटपटी थी उनके लिए। ये घर गिर तो नहीं सकता, आपको लगता है रहने लायक है, ये किस दीवारें किस सीमेंट से बनी है, लकड़ कितनी है। तो इस तरीके के प्रश्न से लोग बड़ा परेशान थे। जो एसआईआर की एक्टिविटी है ये लोगों के लिए एक परेशानी का कारण तो बनी है। और इसके अंदर आप कह सकते हैं कि विपक्ष ने जो कह सकते हैं कि सत्ताधारी पक्ष है, उन लोगों ने इसमें ठीक से काम नहीं किया है। इसमें जो नेपाल के लोग मारे जाएंगे जिनकी वोट यहाँ पर थी, उनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, उनकी वोट कट जाएगी। इनमें उन लोगों की वोट कट जाएगी जो उनकी वोट पहले तो बन गई थी, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जिन्हें नहीं पता कि उनका जन्म कब हुआ था, सन याद नहीं है, समय याद नहीं है, उनके माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे। और रही बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेबर तबका है, हमारे मजदूर भाई हैं, जिन लोगों को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बन जाते थे, अब उन्हें ये नहीं पता कि उनके पास क्या प्रूफ उनको दिखाना है। तो कहीं ना कहीं देखिए इस एसआईआर का अगर मिला जुला रिस्पॉन्स लग रहा है हमें, पर खराब चीजें हैं इसके अंदर निकल कर आई हैं, क्योंकि इसमें पिक एंड चूज हुआ है। भाजपा ने अपने लोगों को इसके अंदर पूरा मोबिलाइज किया है। जहां जहां इनके एक एक घर में 100 वोट थी, चंडीगढ़ के अंदर भी ऐसा था, एक एक घर में 50-50 वोट है तो कुछ इलाकों में। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने इस एसआईआर से अपने अपने इलाकों में बड़े तरीके से चीजों को मैनेज किया है। इस चीज का जो प्रैक्टिकल रिजल्ट है वो तो दिसंबर में पता लगेगा कि इसका नुकसान होता है या फायदा है। पर ये देश के लिए ठीक नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी या टीएमसी को हराने के लिए एसआईआर को लेकर आए थे, आज उससे पूरा देश भुगत रहा है कि किस तरीके से इन्होंने वोट कट कर दिया। 4.5 लाख वोट रह गए हैं चंडीगढ़ में। आप देखिए कि जो लोग इसके बाद कितने लोग वोट बनवाते हैं, पर इतने लार्ज नंबर पे वोट कट होना, ये कहीं ना कहीं एक धांधली है।
तो राहुल गांधी लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं वोट की प्रक्रिया को लेके, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए थे कि डबल डबल वोट है या तीन तीन जगह पे वोट है, तो वो इस प्रक्रिया के तहत आपको नहीं लगता कि वो वोटें जो है एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा सारा का सारा, जो प्रवासी यहाँ पे भी वोट है और बिहार में भी वोट है या उत्तर प्रदेश में वोट है या नेपाल के आदमी की यहाँ पे भी वोट है, नेपाल तो चलिए दूसरा देश है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सारा क्या सारा जो धांधली थी वो खत्म हो जाएगी और उसमें कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से चीजें सामने आएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए जी, पहले आप देखिए, सिर्फ ये पहली घटना नहीं है, पहले काला धन भी वापस आ रहा था स्विट्जरलैंड। जी। नोटबंदी की गई रातों रात, 2016 में नोटबंदी करी, नहीं आया जी। बल्कि करप्शन और ज्यादा बढ़ गई। तो सिर्फ कहने की बातें, ऐसी चीजें नहीं होती। अगर एसआईआर की प्रक्रिया इतने साफ तरीके से थी तो कैसे इन्होंने वहां एक बाहर के दूसरे देश की औरत की फोटो यहाँ पर वोटर कार्ड पे मिलती है? मैं मानता हूं अगर किसी के 2-3 जगह वोट है तो उसके कटने चाहिए, पर इसके अंदर बहुत ही बड़े लेवल की धांधली है। ये साफ तरीके से एसआईआर भी नहीं होगी, सिर्फ इसमें चुन चुन के लोगों को निकाला जा रहा है, जिनको टारगेट किया जा रहा है अलग अलग प्रदेश के अंदर। जहां जहां चुनाव आते हैं वहां एसआईआर का फायदा लिया जा रहा है। आप तो सड़कों के ऊपर बहुत आवाज उठाते रहे हो हर तरीके से, हर मुद्दे के ऊपर, तो सर की प्रक्रिया में भी पूरा पूरा मौका जो है प्रशासन जो है दे रहा है आपको भी। तो आपको क्या लगता है कि अगर कहीं पे इस तरह की मतलब भाजपा अपने फेवर में सारी चीजें कर रही है या वोटें बनवा रही है, तो आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई इसके खिलाफ? अब देखिए, शहर में से 1.5 लाख वोट कटना कितनी दुर्भाग्य की बात है। किसी वार्ड के अंदर, मणिमाजरा की वार्ड के अंदर 46% वोट कट गए हैं जी। 50% वोट के आसपास वोट कटना, इसका मतलब अगर पहले चुनाव हो रहे थे तो वो लोग वोट डाल रहे थे, वो गलत डाल रहे थे, या तो हम पहले गलत थे या आज गलत है। फिर एक चीज हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अगर आज हम गलत को ठीक कर रहे हैं तो जब पहले गलत है उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? वो लोग यहाँ पर भी वोट डाल गए, यूपी में भी वोट डाल गए, या यहाँ पर जो लोग मर भी चुके हैं उनकी वोट भी है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक चर्चा का विषय है इसके अंदर, और प्रशासन से भी हमने बात करी है कि आप लोग जिस तरीके से इसमें वोट कटिंग कर रहे हैं, इस तरीके से चंडीगढ़ में आज 4.5 हैं, कल को 3 लाख ही वोट रह जाएंगे। फिर जो पिछले चुनाव हुए थे 2024 में, लोकसभा के चुनाव में थे, जिन लोगों ने 6.5 लाख ने वोट डाला है, फिर वो लोग गए कहां? 1-2 साल के अंदर, तो मुझे लगता है कि 2 ही साल हुए हैं, 2 साल के अंदर अगर हमारे 2 लाख वोट कट कर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई ना कोई बड़े लेवल की धांधली है। इतने वोट 2 साल में नहीं कर सकते, ना इतने लोगों की मृत्यु हो सकती, ना इतने लोगों की डबल वोट हो सकती। ये किसी ना किसी तरीके से इसके अंदर कुछ ना कुछ धांधली है, जिसका मुझे लगता है बड़े लेवल पर राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, और हम चंडीगढ़ लेवल पर भी काम कर रहे हैं। मनीष तिवारी जी से बात करके आने वाले समय पर इंस्पेक्शन लिया जाए। चंडीगढ़ की राजनीति में और खासतौर से नगर निगम की राजनीति में एक बड़ा सवाल रहता है, वो सवाल ये रहता है कि जीतता तो किसी और पार्टी से है पार्षद, और जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी में मिल जाता है। तो ये खेल बड़ी देर से जो दल बदल का यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे दल बदल कानून जो है लागू नहीं होता, तो उस स्थिति के अंदर आप देख ही रहे हो, आपके पार्षद आपकी पार्टी में भी शामिल हुए कांग्रेस में, और भाजपा में भी गए, कांग्रेस के भी पार्षद जीतने के बाद कांग्रेस से और भाजपा में चले गए। तो इसको किस दृष्टि से देखते हैं? क्या कानून बनना चाहिए? किस तरह से इसके ऊपर जो है, क्योंकि लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं टूटता है इससे। बिल्कुल, देखिए जी, हम तो खुद चाहते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ होगा तो शायद हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। हम खुद चाहते हैं कि कांग्रेस हो, भाजपा हो, किसी भी पार्टी का, या आम आदमी हो, कोई भी पार्टी, ये राजनीति के तौर पे एक दायित्व बनता है कि किसी भी पार्टी का कोई भी पार्षद दूसरी पार्टी को ज्वाइन ना करे। हम जिस पार्टी से चुनकर आए हैं, 5 साल हमारा धर्म बनता है उसी पार्टी के साथ रहें। अगर मुझे वोट पड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी के नाम पर वोट पड़ी है। अगर मैं बीच मझधार में ये सोचूं कि भाजपा से फायदा ले लूं, आम आदमी से, ये सरासर गलत है। ये राजनीति के असूलों के खिलाफ है, और हम तो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमने हाउस में भी आवाज उठाई, गवर्नर साहब जब आए थे, मैंने आवाज उठाई कि एंटी डिफेक्शन लॉ चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लेकर आना चाहिए। जो दिसंबर के महीने में कैंडिडेट्स अपना घर छोड़ के भागते हैं कि किसी को दूसरी पार्टी किडनैप ना कर ले, किसी पे कोई पुलिस केस ना करवा दे, किसी को कोई लोभ लालच ना दे, किसी को डंडे या पैसे के दम पर डरा कर अपनी पार्टी ज्वाइन कराना, ये सरासर गलत है। हम इस चीज के खिलाफ हैं, इंडिविजुअल तौर पे भी और पार्टी के तौर पे भी। एंटी डिफेक्शन लॉ होनी चाहिए। जो एक पार्टी से फेरबदल है और ये खरीद फरोख्त है, राजनीति के अंदर जो ये पॉलिटिकल खरीद फरोख्त है, ये बंद होनी चाहिए। जो जिस पार्टी से जीता है उसका धर्म बनता है उसी पार्टी के साथ 5 साल खड़ा हो। अगर आपको पार्टी से कुछ मतभेद है, ठीक है, हम मानते हैं कि बट 5 साल एटलीस्ट जिस टर्म में आप जीते हैं
उस ट्रम में पार्टी छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आप लोगों का विश्वास खराब करते हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2-2 3-3 बार पार्टी बदल गए, पहले वो किसी पार्टी में चले गए, फिर किसी में चले गए। पर लोगों को, ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए, उन्हीं लोगों के साथ खड़े हुए जो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं कांग्रेस का जिंदाबाद का नारा लगाऊं और कल सुबह बोलूं कि बीजेपी जिंदाबाद। तो ऐसे लोगों से बच के रहना पड़ेगा। और एंटी डिफेक्शन लॉ के हम हक में हैं, मनीष तिवारी जी भी हक में हैं। कोशिश करेंगे कि अगले महीने या अगले साल जब भी हम कॉर्पोरेशन के अंदर आए, अगला कदम हमारा होगा एंटी डिफेक्शन के साथ ही मैदान में। सचिन जी, आप अपनी बात बड़ी बेधड़क तरीके से और बड़े जोर शोर से और बड़े बिना लाग लपेट के उठाते हो। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा कि लोगों के दिमाग में हमेशा एक बात रहती है, पार्षद जब ये दल बदल करते हैं, दूसरे पक्ष में जाते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो क्या इसमें पैसा चलता है? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लगनी चाहिए, इसीलिए लगनी चाहिए। इसमें क्या कुछ चलता है ये पार्षद जानते हैं, भगवान जानता है। पर इसके अंदर चाहे वो डंडे का दम हो, किसी को डराना हो, आप तो बीच में है, सिस्टम के बीच में है, आपको मालूम होगा, क्योंकि चीजें आप तक भी पहुंचती होंगी, हमारे तक तो पहुंचती हैं, आप तक भी पहुंचती होंगी। तो कितना पैसा पार्षद बदलने के ऊपर जो है पार्टियां खर्च करती हैं और मेयर बनवाती हैं अपने, यही खेल चल रहा है एक राजनीति का चंडीगढ़ के अंदर। देखिए, हमारे पास तो कह सकते हैं हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास ना सत्ता में हम हैं, ना तो हमने किसी को, मैं ये इतनी डंके की चोट पर आपके यहाँ पर बात कहूंगा, जो मैं बात कहूंगा बिल्कुल सत्य होगी, कि कांग्रेस पार्टी ने किसी को भी कांग्रेस के अंदर पैसा देकर ज्वाइन नहीं करवाया। भाजपा दे रही है, ना हमने कोशिश करी है जी। भाजपा ने जरूर अगर ऐसा किया होगा या आम आदमी ने किया होगा, वो उनकी पार्टी जाने और उनके लीडर जाने। पर कांग्रेस पार्टी की सच्चाई ये है, हमने किसी भी इंसान को पैसा देकर पार्टी के अंदर ज्वाइन नहीं करवाया। ना हमने किसी को ये राजनीति, तोड़ मरोड़ की राजनीति के साथ ज्वाइन करवाकर किसी को चाहे शहर के अंदर मेयर बनाने की कोशिश करी है। साफ सुथरी राजनीति कांग्रेस ने करी है। और भाजपा और आम आदमी पार्टी का आप देखिए शुरू से ही ऐसा, यही चंडीगढ़ की बात नहीं है, आप दूसरे प्रदेश भी उठाकर देख लेंगे, इन्हें दूसरे लोगों के घर तोड़ना बड़ा अच्छा लगता है। शायद पंजाब के अंदर राज्यसभा के एमपीओ को तोड़ना भाजपा के द्वारा, चाहे टीएमसी के एमपीओ को तोड़ना बंगाल के अंदर, तो ये इनकी पुरानी आदत है कि दूसरे घर में सेंध लगाकर, उन्हें लालच देकर, डराकर। आज ईडी सीबीआई इंडिपेंडेंट काम नहीं करती। ईडी भी बीजेपी के कहने में, सीबीआई बीजेपी के कहने में है। और जो अगर कोई प्यार से नहीं मानता, उसको ईडी सीबीआई से डराते हैं, किसी को लोभ लालच देते हैं कि तेरी नौकरी लगवा देंगे या तुझे पैसे दे देंगे। तो शायद ये बीजेपी का एक पूरा काला चेहरा जो लोगों के सामने आना चाहिए। और एंटी डिफेक्शन लॉ होनी चाहिए। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ होती तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितने पार्षद भाजपा के, इसमें से आधे पार्षद होते, आधे पार्षद तो दूसरी पार्टियों के हैं। सर, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे फिर दोबारा, कि कितने में पार्षद बिकता है अगर ये चेंज होता है? देखिए, पार्षद जो बिकते हैं वो जाने, कितने बिकते हैं, कैसे बिकते हैं, क्यों बिकते हैं, वो पार्षद जानते होंगे। हम तो नहीं बिके, इसलिए हमें इस चीज का पता भी नहीं है। पर जो बिकते हैं उन्हें नहीं बिकना चाहिए। और राजनीति के अंदर ये धांधलेबाजी बंद होनी चाहिए, जो जिस पार्टी के साथ। लेकिन आप तक चीजें पहुंचती होंगी और वो पहुंच के अंदर आपको ये तो पता लगता होगा कि हाँ, अच्छी खासी रकम में बिके। देखिए, ये तो मैं पार्षद जानते होंगे, जो इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे वो लोग जानते होंगे। पर शायद इस बात के अंदर है कि ये धांधलेबाजी बंद होनी चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा तभी ये जो पार्टी से अदला बदली है बंद होगी, लोगों का विश्वास राजनीति से जुड़ेगा, राजनीति के साथ जुड़ेंगे। अगर ये नहीं होगा तो ये पार्टी के अंदर जो लालच देने, किसी को नौकरी के नाम पर डीसी रेट पे रखवा देंगे, किसी को ड्राइवर लगवा देंगे, किसी को सरकारी नौकरी दे देंगे, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। सिर्फ लालच सिर्फ पैसे का नहीं होता, लालच उसके साथ चीजें जुड़े हुए होने का होता है। किसी को बोला जाता है कि आपके परिवार में नौकरी दे देंगे, किसी को बोला जाता है कि अगर नहीं मानते आप पे केस करवा देंगे, आपकी कोई जमीन की कुर्की करवा देंगे, आपका कोई बंगला है, आपका कोई फार्म हाउस है, उसे बंद करवा देंगे, उसे तोड़वा देंगे। तो ये सब ओछी राजनीति, मतलब साम दाम दंड भेद हर तरीके से जो है वॉर किया जाता है और उसके ऊपर जो है उसको दबाव भी बनाया जाता है, लालच भी दिया जाता है, प्रलोभन भी दिया जाता है अपनी तरफ शामिल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो राजनीति है, देखिए इसके अंदर पैसा बड़ी छोटी चीज है। अगर राजनीति को आप समझेंगे, पैसा मायने नहीं रखता। बट पैसे के अलावा जो सामदान दंड भेद की आपने बात करी, वो पार्टियां यूज करती हैं। उसके अंदर सिर्फ पैसे के अलावा बहुत बड़ी बड़ी चीजें आती हैं। उसके अंदर आप चाहे, मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि इसके अंदर सिर्फ पैसा तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा और बहुत चीजें होती हैं। लोगों को अपने काम निकलवाने होते हैं, वो काम निकलवाने के लिए दल बदल की राजनीति करते हैं। पर मैं फिर वही बात कहता हूं, ये सही नहीं है, राजनीति के असूलों के खिलाफ। आया राम गया राम की राजनीति का जनक जो बताया जाता है वो कांग्रेस को ही बताया जाता है। और एक पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के थे, वो पूरे के पूरे सारे विधायकों को लेकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और सरकार टूट गई थी दूसरी विरोधियों की। तो ये राजनीति शुरुआत कांग्रेस ने करी थी और आप ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है और मेजोरिटी से थोड़ी दूर रहती है तो इस तरह का दल बदल नहीं करवाएगी। देखिए, कोई ऐसी शुरुआत कांग्रेस ने नहीं करी। आज के समय में आप देखिए, भाजपा के चीफ मिनिस्टर उठा के देख लिए, सारे कांग्रेस से निकले हैं। तो कांग्रेस ने तो मुझे लगता है साफ सुथरे लोगों को मौका दिया
और वो निकल निकल के भाजपा ज्वाइन किया जी। उन्होंने। आप देखिए हेमंता बिश्वा शर्मा किस पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के थे। आज वो अच्छे हो गए, वॉशिंग मशीन में से निकले तो वो ईमानदार हो गए, कांग्रेस में थे तो बेईमान थे। आज अगर वो वहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर अगर वहां पर उनके जो सीएम बनाए हैं उन्होंने, आज उनको बोले कि वो पहले टीएमसी में थे तो बहुत बेईमान थे, 5 साल के अंदर ईमानदार हो गए। तो भाजपा की राजनीति चुन चुन के उनके पास लोग नहीं है। भाजपा को अगर आप पढ़ेंगे तो ये सिर्फ एक 2 पहिए पर खड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें अमित शाह और मोदी ही हैं। उनके अलावा जो नीचे लोग हैं वो लोग तो एक तानाशाही रवैया देख रहे हैं, ना आवाज उठा सकते ना बोल सकते। कांग्रेस पार्टी में तो इस तरीके की फ्रीडम है। जिस आजादी से मैं आपके सामने अपने विचार रखता हूँ, कोई भाजपा का आदमी रख के दिखा दे, कोई भाजपा का पार्षद अपने विचार रखे सामने, हम कहेंगे तो हमारी पार्टी ने हमें फ्रीडम दी है कि हम पार्टी के बारे में खुल के, अपने विचारों के बारे में खुल के बात रख सकते हैं। पर भाजपा पे तो शायद एक इंटरव्यू देने के लिए भी ऊपर से कोई लेटर आएगा कि आप बोल सकते हैं। विभिन्न राज्यों में जो है मेयर का कार्यकाल 5 साल का रहता है और वो 5 साल का कार्यकाल जो है एक स्टेबलाइजेशन जो है उसमें लेके आता है सारे प्रोसेस में। लेकिन चंडीगढ़ के अंदर जो है मेयर हर साल चुना जाता है और वो मेयर चुनने के लिए आपको क्या लगता है कि ये जो दल बदल हो रहा है और ये जो प्रक्रिया चल रही है, मेयर का कार्यकाल बढ़ना चाहिए, ये इसी कारण से हो रहा है सारा? देखिए हम चाहते हैं कि हमने तो शुरू में बात रखी थी कि एंटी डिफेक्शन लॉ हो और मेयर का कार्यकाल पूरा होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए, क्योंकि शहर में मेयर अगर 5 साल का होगा तभी शहर के लोगों का भला हो सकता है। 1 साल के अंदर मेयर को 2-4 महीने काम समझने लगते हैं, इतने में समय पूरा हो जाता है। तो 5 साल का मेयर शहर के लिए भलाई मुझे लगता है होगी। पंचकुला में 5 साल का मेयर है, अम्बाला 5 साल का मेयर है। चंडीगढ़ में मनीष तिवारी जी ने भी आवाज उठाई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कि शहर के लोगों को 5 साल का मेयर मिलना चाहिए और आने वाले समय मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी कि 5 साल का शहर को मेयर मिलेगा और लोगों का भला होगा। आप अगर कांग्रेस के कार्यकाल से भाजपा का कार्यकाल देखेंगे नगर निगम का, तो आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा बढ़ा है या कम हुआ है, या दोनों का कंपैरिजन किस तरह से करेंगे? भ्रष्टाचार बढ़ा है, भाजपा के राज में बड़ा भ्रष्टाचार। कल 237 करोड़ का एजेंडा पास हो जाता है, भाजपा के कुर्सी पर मेयर बैठते हैं, चर्चा तक नहीं होती। 2 एफडी खा गए, किसी की जिम्मेवारी तय नहीं हुई अभी तक। एक इतनी लंबी चौड़ी एफडी खा गए 116 करोड़ रुपए की, किसी ने जिम्मेवारी तय नहीं करी, सब उस पर चुप है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के काले रंग सामने आ रहे हैं और उनके पार्षद 2-4 पार्षद तो आप देखेंगे उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। आप साफ समझ जाएंगे जिन मुद्दों पर कुछ ना कुछ उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। तो आप उनके हाउस में देख लिए, पूरे हाउस में चुप रहेंगे। मैंने आज तक 4.5 साल में कोई हाउस मिस नहीं किया, पर मैं देखता हूं कुछ लोग ऐसे हैं वो सिर्फ 2-4 पूरे 4-4.5 साल के अंदर सिर्फ 4 मुद्दों पर बात करी है। हम फिर भी शहर के मुद्दे उठाते हैं, बोर्ड के मुद्दे उठाते हैं। वो 4 मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर बात करिए वहां पर उन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं। तो भाजपा ने सिर्फ करप्शन को बढ़ावा दिया है और ये सिर्फ एलिगेशन की बात नहीं। अगर आप स्टडी करेंगे तो 237 करोड़ का जो पास होना अपने आप में कॉर्पोरेशन के अंदर शर्मनाक हरकत है। एफडी का चोरी होना शर्मनाक हरकत है। ये पहले इंसिडेंट नहीं है करप्शन के केस में। हमें अगर आप इन पर सीबीआई ट्रैप बिछाएंगे तो ये बहुत लोग यहाँ से रंगे हाथ पकड़े जाएंगे और यहाँ के एक्शन एसडीओ जो ये काम करते हैं वो इसमें बहुत तरीके से इन्वॉल्व है। नगर निगम कमिश्नर बड़े ईमानदार आदमी है, अमित कुमार, असूलों के पक्के आदमी है, पर मुझे लगता है नीचे बहुत ज्यादा धान। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता और वार्ड 13 के पार्षद सचिन गालव, जिनका कहना है कि नगर निगम के अंदर ना केवल भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वहीं उनका कहना है कि दल बदल कानून के ऊपर भी जो है कोई कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, ताकि जो ये पाला बदलते हैं पार्षद, जीतते किसी और पार्टी से और पाला बदल के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो इस तरह की जो परिस्थिति बनती है उस परिस्थिति पर एक नजर रखने के लिए और उस परिस्थिति पे काबू पाने के लिए ये जो दल बदल कानून लागू होना चाहिए। और उनका कहना है कि उन्होंने वार्ड में बहुत काम करे हैं अपनी तरफ से और उन्होंने कुछ काम गिनाए भी हैं जो प्राथमिकता के आधार पर होने चाहिए। साथ में उन्होंने और भी कई मशवरे जो हैं यहाँ शहर के लिए दिए हैं। तो इस कड़ी में हम आगे भी इस प्रयास को आगे बढ़ाते रहेंगे और पार्षदों को आपके सामने लाते रहेंगे। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए।